स्वागत है आपका पुस्तिका पर, जहां हम दुनिया की सबसे फेमस और लाइफ चेंजिंग किताबों की सिंपल और आसान हिंदी लैंग्वेज में समरीज लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द कल्चर कोड की ऑडियो बुक समरी। ये सिर्फ एक मैनेजमेंट बुक नहीं, बल्कि एक पावरफुल गाइड है जो आपको बताएगी कि महान टीमें और संगठन कैसे बनते हैं। अगर आप एक लीडर, टीम मेंबर, एंटरप्रेन्योर या किसी भी ग्रुप का हिस्सा हैं, तो ये समरी आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। तो आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए और अपने काम या ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि जो आप आगे सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है जो आपकी टीम, ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आपको ये समरी पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से किताब खरीदकर पूरा जरूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, अच्छे लोग, दी गुड एप्पल्स। किसी भी संगठन या टीम की सफलता केवल टैलेंट या स्किल्स पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस टीम का माहौल कैसा है। जब लोग खुद को सुरक्षित और जुड़े हुए महसूस करते हैं, तो वे खुलकर अपनी राय रखते हैं और पूरी ईमानदारी से योगदान देते हैं। ये एहसास, जिसे मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कहा जाता है, किसी भी सफल टीम की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है। अगर टीम के सदस्य ये महसूस करते हैं कि वे बिना किसी डर के अपने विचार साझा कर सकते हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उनका प्रदर्शन भी बेहतर होता है। डैनियल कॉयल अपनी किताब द कल्चर कोड में बताते हैं कि कैसे कुछ गिने चुने सकारात्मक लोग, जिन्हें वे अच्छे लोग कहते हैं, पूरे ग्रुप के माहौल को बेहतर बना सकते हैं। ये लोग अपने छोटे छोटे अच्छे व्यवहारों से टीम में सहयोग और विश्वास को मजबूत करते हैं। जब टीम में ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखते हैं, तो पूरी टीम का प्रदर्शन बेहतर हो जाता है। उनकी मौजूदगी से माहौल सुरक्षित महसूस होता है और बाकी सदस्य भी अधिक आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं। कई बार लोग टीम में इसलिए खुलकर काम नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी राय को गलत ना समझा जाए या उनकी गलतियों का मजाक ना उड़ाया जाए। अगर कोई टीम मेंबर्स डरे हुए रहते हैं, तो वे अपनी पूरी क्षमता से योगदान नहीं दे पाते। लेकिन अगर उन्हें यह महसूस होता है कि वे सुरक्षित हैं, उनकी बात सुनी जाएगी और वे गलतियां करने के बावजूद सीख सकते हैं, तो उनका प्रदर्शन शानदार हो सकता है। कॉर्पोरेट सेक्टर, खेल जगत और अन्य क्षेत्रों में किए गए कई अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि टीमें जिनमें मनोवैज्ञानिक सुरक्षा अधिक होती है, वे ज्यादा इनोवेटिव, रचनात्मक और प्रभावी होती है। अच्छे लोग वे होते हैं जो टीम में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, सहयोग बढ़ाते हैं और सभी को प्रेरित करते हैं। ये लोग अपने छोटे छोटे व्यवहारों से पूरी टीम के माहौल को बेहतर बना सकते हैं। जब कोई टीम मेंबर ध्यान से सुनता है और सामने वाले को महसूस कराता है कि उसकी बात महत्वपूर्ण है, तो ये दूसरे व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब लोग एक दूसरे के करीब बैठते हैं, मुस्कुराते हैं, सिर हिलाकर सहमति जताते हैं या आंखों में देखकर बात करते हैं, तो इससे आपसी संबंध मजबूत होते हैं। इसी तरह टीम मीटिंग्स में भाग लेना, अपने विचार साझा करना और दूसरों को भी प्रोत्साहित करना माहौल को बेहतर बनाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी टीम के लिए हमेशा उत्साहजनक बातें करता है और एक सहयोगी रवैया रखता है, तो ये पूरे ग्रुप की मानसिकता को प्रभावित करता है। जब किसी की मेहनत को पहचाना जाता है और उसकी सराहना की जाती है, तो वो और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होता है। यही वजह है कि टीम लीडर्स और मैनेजर्स को चाहिए कि वे अपने संगठन में ऐसे माहौल का निर्माण करें जहां हर सदस्य खुद को महत्वपूर्ण और सुरक्षित महसूस करे। जब टीम के सदस्यों को यह विश्वास हो कि उनकी बात सुनी जाएगी और उनके योगदान को महत्व दिया जाएगा, तो वे पूरे दिल से अपने काम में जुट जाते हैं। किसी भी टीम की सफलता उसके टैलेंट से ज्यादा उसके माहौल पर निर्भर करती है। जब लोग खुद को सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करते हैं, तो वे पूरी ईमानदारी से अपना योगदान देते हैं। छोटे छोटे अच्छे व्यवहार,
जैसे सक्रिय रूप से सुनना, सहयोग करना और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, पूरी टीम के प्रदर्शन को बदल सकते हैं। एक मजबूत टीम बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। जब लोग डर के बजाय आत्मविश्वास और सहयोग की भावना के साथ काम करते हैं, तो असाधारण परिणाम मिलते हैं। अच्छे लोग ही एक टीम को सफल बनाते हैं और हर कोई एक गुड एप्पल बन सकता है। लेसन 2, द बिलियन डॉलर डे व्हेन नथिंग हैपेंड। टीम या संगठन की सफलता सिर्फ बड़े फैसलों या योजनाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि छोटे छोटे व्यवहार और आदतों से भी बनती है। डैनियल कॉयल अपनी किताब द कल्चर कोड में बताते हैं कि कैसे छोटे संकेत, स्मॉल सिग्नल्स, किसी भी संगठन की सुरक्षा, सेफ्टी और संस्कृति, कल्चर को मजबूत बनाते हैं। सुरक्षा का मतलब सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल भी है जहां लोग बिना डरे काम कर सकें, अपनी राय रख सकें और भरोसे के साथ टीम का हिस्सा बन सके। कॉयल ने इस विचार को समझाने के लिए एक परमाणु मिसाइल स्क्वाड्रन, न्यूक्लियर मिसाइल स्क्वाड्रन का उदाहरण दिया, जो बेहद संवेदनशील और खतरनाक काम करता है। एक छोटी सी गलती विनाशकारी हो सकती है, फिर भी इस स्क्वाड्रन का सुरक्षा रिकॉर्ड बेहतरीन है। सवाल ये उठता है कि आखिर वे कैसे हर दिन इतनी सावधानी और पूर्णता के साथ काम करते हैं? इसका उत्तर है उनकी संस्कृति, कल्चर। इस स्क्वाड्रन में लगातार संवाद, कांस्टेंट कम्युनिकेशन, स्पष्ट अपेक्षाएं, क्लियर एक्सपेक्टेशंस और आपसी विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट को प्राथमिकता दी जाती है। उनके छोटे छोटे व्यवहार और आदतें मिलकर एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति बनाते हैं, जिससे गलतियों की संभावना बहुत कम हो जाती है। छोटे संकेत, बड़ा प्रभाव। इस स्क्वाड्रन में लोग छोटी छोटी चीजों का खास ख्याल रखते हैं। वे आपस में सम्मानजनक लहजे, रिस्पेक्टफुल टोन में बात करते हैं, एक दूसरे की जांच करते हैं और नियमित रूप से ये सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ ठीक से चल रहा है। उनके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और संवाद का तरीका ऐसा होता है जिससे हर सदस्य को ये महसूस होता है कि वो टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मान लीजिए कि दो लोग मिलकर किसी महत्वपूर्ण मिशन पर काम कर रहे हैं। अगर उनमें से एक गलती करता है और दूसरा बिना किसी गुस्से या आलोचना के उसे सुधारने में मदद करता है, तो ये एक सकारात्मक और सुरक्षित माहौल, सेफ एनवायरनमेंट को दर्शाता है। जब लोग महसूस करते हैं कि वे गलतियां कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं, तो वे बिना किसी डर के खुलकर काम करते हैं। महान संस्कृतियां छोटे कदमों से बनती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी संगठन को महान बनाने के लिए बड़े बदलाव या योजनाएं जरूरी होती हैं। लेकिन कॉयल बताते हैं कि छोटे रोजमर्रा के व्यवहार, टाइनी एवरीडे बिहेवियर्स ही असली बदलाव लाते हैं। अगर टीम के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लगातार संवाद करते हैं और भरोसे के साथ काम करते हैं, तो धीरे धीरे एक मजबूत और सुरक्षित माहौल बनता है। इस स्क्वाड्रन की तरह किसी भी कंपनी, स्कूल या संगठन में भी छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलावों को अपनाकर सुरक्षा और विश्वास का वातावरण बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि एक दूसरे से ठीक तरह से बात करना, नियमित रूप से ये सुनिश्चित करना कि हर कोई अपने काम में सहज महसूस करे, छोटे इशारों से भरोसा बढ़ाना, जैसे सहमति में सिर हिलाना, मुस्कुराना या धन्यवाद कहना। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि सुरक्षा और विश्वास एक दिन में नहीं बनते, बल्कि छोटे छोटे व्यवहारों के अक्यूमुलेशन से बनते हैं। जब लोग हर दिन आपसी सम्मान और समर्थन का प्रदर्शन करते हैं, तो धीरे धीरे एक ऐसी संस्कृति बनती है जहां हर कोई सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करता है। इसलिए अगर किसी टीम या संगठन को मजबूत बनाना है, तो किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं, बल्कि छोटे छोटे सकारात्मक संकेतों को अपनाने की जरूरत है। लेसन 3, क्रिसमस युद्ध विराम, 1 घंटे का प्रयोग और मिसाइलर्स। किसी भी संगठन, टीम या समुदाय की सफलता सिर्फ उनके नियमों या नीतियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि लोग एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं।
जब लोग किसी साझा अनुभव से गुजरते हैं या उनके लक्ष्य समान होते हैं, तो उनके बीच एक गहरा संबंध बनता है। ये संबंध सिर्फ काम को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि विश्वास, सहयोग और आपसी समझ को भी मजबूत करता है। डैनियल कॉयल इस अध्याय में 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करते हैं, जो ये दिखाती है कि साझा अनुभव और समान उद्देश्य किसी भी समूह को कैसे एकजुट कर सकते हैं। पहली घटना क्रिसमस युद्ध विराम, क्रिसमस ट्रूस की है, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। इस युद्ध में 2 दुश्मन सेनाएं, एक ओर ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिक और दूसरी ओर जर्मन सैनिक, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन 1914 में क्रिसमस के मौके पर कुछ सैनिकों ने बिना किसी आदेश के लड़ाई रोक दी। उन्होंने बंदूकें रख दी, एक साथ खाना खाया, उपहारों का आदान प्रदान किया और यहां तक कि फुटबॉल भी खेला। कुछ घंटों के लिए वे सैनिक दुश्मन नहीं थे, बल्कि सिर्फ इंसान थे जो शांति और एकता का अनुभव कर रहे थे। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि जब लोग एक साझा अनुभव से जुड़ते हैं, तो उनके बीच एक अनकहा संबंध बन जाता है, जो भरोसे और सहयोग को जन्म देता है। दूसरी घटना एक घंटे का प्रयोग, 1 आवर एक्सपेरिमेंट थी, जिसमें दिखाया गया कि जब लोग एक साथ मिलकर कुछ करते हैं, तो उनके बीच कैसे एक मजबूत संबंध बनता है। यह प्रयोग एक टीम में विश्वास और सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया था। जब लोगों को 1 घंटे के लिए किसी चुनौतीपूर्ण कार्य में शामिल किया गया और उन्हें एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ा, तो उनके बीच का संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। जब वे किसी कठिन परिस्थिति से एक साथ गुजरते हैं, तो वे एक दूसरे को बेहतर समझने लगते हैं और सहयोग की भावना विकसित होती है। यही कारण है कि सफल कंपनियां और संगठन अपने कर्मचारियों के लिए टीम बिल्डिंग एक्टिविटी और साझा अनुभवों को बढ़ावा देते हैं। तीसरी घटना मिसाइलस से जुड़ी हुई है। ये वे लोग हैं जो परमाणु मिसाइलों की सुरक्षा और नियंत्रण का काम करते हैं। ये काम बेहद गंभीर और संवेदनशील होता है, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। फिर भी ये टीम बहुत कुशलता से काम करती है, क्योंकि उनके पास एक मजबूत टीम संस्कृति होती है। उनकी सफलता का कारण यह है कि वे एक दूसरे के साथ बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। उनकी ट्रेनिंग में साझा अनुभवों को प्राथमिकता दी जाती है और वे अपनी जिम्मेदारियों को बहुत गहराई से समझते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक मिशन होता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कोई भी टीम, संगठन या समूह तब अधिक प्रभावी होता है जब उसमें एकजुटता और सहयोग की भावना होती है। जब लोग साझा अनुभवों में शामिल होते हैं, तो वे एक दूसरे पर अधिक भरोसा करने लगते हैं। कंपनियां, संगठन और समूह जो अपने सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए अनौपचारिक मेलजोल, परंपराएं और टीम गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, वे अधिक सफल होते हैं। महान संस्कृतियां छोटे छोटे पलों से बनती है, जो लोगों को एक साझा पहचान और उद्देश्य से जोड़ती है। लेसन 4, कैसे बनाएं एकजुटता और अपनापन, हाउ टू बिल्ड बिलोंगिंग। किसी भी टीम, संगठन या समूह की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके सदस्य खुद को उस समुदाय का एक अभिन्न हिस्सा महसूस करते हैं या नहीं। जब लोग ये महसूस करते हैं कि वे सिर्फ एक कर्मचारी, खिलाड़ी या सदस्य नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए महत्वपूर्ण है, तो उनका समर्पण और प्रदर्शन अपने आप बेहतर हो जाता है। डैनियल कॉयल बताते हैं कि किसी समूह में अपनापन और जुड़ाव महसूस करवाने के लिए छोटे लेकिन महत्वपूर्ण संकेतों की जरूरत होती है, जो ये दर्शाए कि हर व्यक्ति की भूमिका मायने रखती है। इस भावना को मजबूत करने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं: नजदीकी, क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, साझा कमजोरी, शेयर्ड वल्नरेबिलिटी, और लगातार मान्यता देना, कंसिस्टेंट एक्ट्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट। जब लोग एक दूसरे के करीब होते हैं, मिलकर काम करते हैं और बिना डर के अपनी परेशानियां या विचार साझा कर सकते हैं, तो उनके बीच का रिश्ता मजबूत हो जाता है। अगर किसी संगठन में लोग खुलकर अपनी राय नहीं रख सकते या उन्हें यह डर रहता है कि उनकी बात को अनसुना कर दिया जाएगा,
तो वे धीरे धीरे खुद को अलग थलग महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर टीम का माहौल ऐसा हो जहां हर व्यक्ति की बात सुनी जाए, योगदान को सराहा जाए और हर सदस्य को समान महत्व दिया जाए, तो वहां अपनापन बढ़ता है और टीम अधिक प्रभावी बनती है। नेताओं और मैनेजर्स की जिम्मेदारी होती है कि वे टीम की पहचान, ग्रुप आइडेंटिटी को मजबूत करें। ये बहुत छोटे लेकिन प्रभावशाली तरीकों से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई लीडर अपने टीम के सदस्यों के नाम याद रखता है, उनकी मेहनत की सराहना करता है और उनके विचारों को महत्व देता है, तो ये व्यक्ति को एक खास जुड़ाव का एहसास कराता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनके प्रयासों को पहचाना जा रहा है और उनकी उपस्थिति को महत्व दिया जा रहा है, तो वे टीम के साथ और अधिक ईमानदारी और लगन से जुड़े रहते हैं। एक स्वस्थ कार्य संस्कृति के लिए पारदर्शिता और खुले संवाद को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। जब लोग अपने विचार बिना किसी डर के साझा कर सकते हैं और उन्हें ये यकीन होता है कि उनकी बातों को सुना जाएगा, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। एक अच्छी टीम वो होती है जहां लोग अपने काम में सिर्फ इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्हें वेतन मिलता है, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि वे उस समुदाय का हिस्सा बनना पसंद करते हैं। संक्षेप में, एकजुटता और अपनापन किसी एक बड़ी पहल से नहीं आता, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे सकारात्मक कार्यों से बनता है। जब लोग एक दूसरे के करीब होते हैं, खुलकर अपनी राय रख सकते हैं और उनके योगदान को पहचाना जाता है, तो वे खुद को किसी समुदाय का हिस्सा महसूस करते हैं। यही अपनापन एक संगठन को महान बनाता है और उसकी सफलता की नींव रखता है। लेसन 5, कैसे बनाएं अपनापन और एकता का माहौल। हाउ टू डिजाइन फॉर बिलोंगिंग डॉट। किसी भी संगठन या टीम में अपनापन महसूस करवाना सिर्फ संयोग से नहीं होता, बल्कि इसे सोच समझ कर बनाया जाता है। जब लोग अपने काम करने की जगह को सिर्फ एक नौकरी की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसे स्थान के रूप में देखते हैं जहां वे सहज महसूस करते हैं, तो उनका जुड़ाव बढ़ता है। डैनियल कॉयल बताते हैं कि सफल संगठन इस भावना को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास करते हैं। वे अपने कार्यस्थल के डिजाइन, टीम की परंपराओं और एक समान भाषा के उपयोग से एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां हर कोई खुद को महत्वपूर्ण और जुड़ा हुआ महसूस करता है। ऐसे संगठनों में कार्यक्षेत्र, वर्कप्लेस का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाता है कि लोग एक दूसरे से आसानी से संवाद कर सकें। उदाहरण के लिए, कई कंपनियां खुली ऑफिस व्यवस्था, ओपन ऑफिस लेआउट अपनाती है, जिससे कर्मचारियों के बीच बातचीत बढ़ती है। जब लोग एक दूसरे के आसपास होते हैं और खुलकर संवाद कर सकते हैं, तो उनके बीच विश्वास और सहयोग की भावना मजबूत होती है। इससे अलग अलग स्तरों के लोग एक दूसरे से आसानी से जुड़ सकते हैं और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। टीम में अपनापन बढ़ाने के लिए अनौपचारिक बातचीत भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब कर्मचारी सिर्फ मीटिंग्स में ही नहीं, बल्कि आम दिनों में भी बातचीत करते हैं, तो इससे उनके बीच एक आत्मीयता का भाव आता है। जब लोग कॉफी ब्रेक पर, लंच के दौरान या किसी अन्य अनौपचारिक माहौल में बात करते हैं, तो वे अपने सहयोगियों के बारे में और अधिक जान पाते हैं। इससे उनका रिश्ता सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक व्यक्तिगत स्तर पर भी मजबूत होता है। जब लोग एक दूसरे को बेहतर समझने लगते हैं, तो वे टीम में अधिक सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं। संगठन में अपनापन और एकता को बढ़ाने के लिए कुछ परंपराएं और रीति रिवाज, रिचुअल्स भी बनाए जा सकते हैं। सफल कंपनियां अक्सर अपने कर्मचारियों के लिए छोटे छोटे आयोजन करती हैं, जो टीम के सदस्यों को करीब लाने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए, साप्ताहिक टीम मीटिंग्स, मासिक डिनर या हर प्रोजेक्ट के पूरा होने पर छोटी सी पार्टी। इन छोटे छोटे आयोजनों से कर्मचारियों को यह महसूस होता है कि वे केवल काम करने के लिए नहीं हैं, बल्कि वे एक बड़े समूह का हिस्सा है जिसकी अपनी पहचान और संस्कृति है। नेताओं की जिम्मेदारी होती है कि वे जानबूझकर ऐसा माहौल बनाएं जहां हर कोई योगदान देने के लिए प्रेरित हो। उन्हें अपनी टीम के सदस्यों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए नए नए तरीके अपनाने चाहिए। संगठन को समय के साथ अपने तरीकों में बदलाव लाना चाहिए, ताकि वो हमेशा
एक मजबूत और जुड़े हुए समुदाय की भावना को बनाए रख सके। जब एक संगठन लगातार अपनी संस्कृति को सुधारता है, तो उसमें काम करने वाले लोग ज्यादा खुश और प्रेरित रहते हैं। इस तरह का माहौल न केवल कर्मचारियों को संतुष्ट रखता है, बल्कि संगठन को भी दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है। लेसन 6 कार्रवाई के लिए विचार, आइडियाज फॉर एक्शन। किसी भी संगठन या टीम में सुरक्षा और अपनापन की भावना बनाना एक लीडर की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। जब लोग अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करते हैं, तो वे अधिक आत्मविश्वास और समर्पण के साथ काम करते हैं। ये केवल बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे संकेतों और रोजमर्रा के व्यवहार से होता है। डैनियल कॉयल बताते हैं कि एक सफल टीम या संगठन बनाने के लिए लीडरों को कुछ सरल लेकिन प्रभावी कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले छोटे छोटे इशारों के माध्यम से अपनापन महसूस कराना बहुत जरूरी है। जब लोग आपस में बात करते समय आंखों में देखकर बातचीत करते हैं, सहमति में सिर हिलाते हैं या किसी की मेहनत की सराहना करते हैं, तो इससे सामने वाले को यह महसूस होता है कि वे टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये छोटे छोटे संकेत लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और टीम के सदस्यों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी उपस्थिति और योगदान को महत्व दिया जा रहा है, तो वो अपने काम में अधिक रुचि और उत्साह दिखाता है। इसके अलावा खुली बातचीत को प्रोत्साहित करना और व्यक्तिगत योगदान को स्वीकार करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति अपने विचार या राय साझा करता है, तो उसे गंभीरता से सुना जाना चाहिए। अगर कोई नया सुझाव देता है या किसी समस्या को हल करने में योगदान देता है, तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। इससे लोगों को ये महसूस होता है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है और उनके विचारों का सम्मान किया जा रहा है। ये न केवल टीम के भीतर विश्वास बढ़ाता है, बल्कि लोगों को अपने विचार खुले तौर पर व्यक्त करने के लिए भी प्रेरित करता है। टीम के भीतर सहयोग और सहभागिता को बढ़ाने के लिए ऐसा माहौल तैयार करना जरूरी है जो बातचीत और मेलजोल को बढ़ावा दे। इसका मतलब ये हो सकता है कि कार्यस्थल को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि लोग एक दूसरे के करीब बैठें और आसानी से संवाद कर सकें। लीडर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टीम मीटिंग्स या अन्य गतिविधियों में हर कोई भाग ले सके और अपने विचार साझा कर सके। इससे लोग एक दूसरे को बेहतर समझने लगते हैं और सहयोग की भावना विकसित होती है। अंत में, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, साइकोलॉजिकल सेफ्टी को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि टीम का माहौल ऐसा हो जहां लोग बिना डर के अपनी राय रख सकें और अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकें। जब लोग जानते हैं कि वे बिना आलोचना के अपनी बात कह सकते हैं, तो वे ज्यादा खुलेपन और आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं। इसके लिए नेताओं को लगातार सम्मानजनक और पारदर्शी संवाद बनाए रखना चाहिए। संक्षेप में, एक मजबूत संगठन या टीम बनाने के लिए यह जरूरी है कि लीडर छोटे छोटे संकेतों से अपनापन बनाए, खुली बातचीत को बढ़ावा दें, सहभागिता के लिए सही माहौल तैयार करें और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को प्राथमिकता दें। जब लोग सुरक्षित, सुने जाने और मूल्यवान महसूस करते हैं, तो वे न केवल अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं, बल्कि पूरी टीम को भी अधिक प्रभावी बनाते हैं। लेसन 7, मुझसे कहो कि तुम्हें क्या चाहिए और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक सफल संगठन या टीम बनाने के लिए सिर्फ प्रतिभा और कौशल ही काफी नहीं होते, बल्कि एक ऐसा माहौल भी जरूरी होता है जहां लोग अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर सकें और बेझिझक मदद मांग सकें। डैनियल कॉयल बताते हैं कि महान संस्कृतियां और सफल टीमें खुलेपन, ओपननेस और ईमानदारी, ऑनेस्टी को अपनाती है। जब लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने और सुधारने में सहज महसूस करते हैं, तो वे अधिक आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं और बेहतर परिणाम लाते हैं। उच्च प्रदर्शन करने वाली टीमें, हाई परफॉर्मिंग टीम्स, वही होती है जहां लोग डर के बिना अपनी कमजोरियों को सामने रख सकते हैं। अगर किसी को कोई समस्या आती है, तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने साथियों या लीडर से मदद मांग सकता है।
जब कोई टीम ऐसा वातावरण बनाती है जहां गलतियां करना गलत नहीं बल्कि सीखने का एक हिस्सा माना जाता है, तो लोग ज्यादा निडर होकर काम करते हैं। इससे वे नए प्रयोग करने में भी हिचकिचाते नहीं और संगठन लगातार सुधार की ओर बढ़ता है। कॉयल इस अध्याय में कई संगठनों का अध्ययन करते हैं जो गलतियों को छिपाने के बजाय उन्हें स्वीकार करने और सुधारने पर ध्यान देते हैं। वे बताते हैं कि जब एक कंपनी या टीम अपने सदस्यों को प्रतिक्रिया, फीडबैक देने और लेने के लिए प्रेरित करती है, तो इससे एक मजबूत विश्वास की भावना विकसित होती है। जब लोग जानते हैं कि वे अपनी असफलताओं के बारे में बात कर सकते हैं और उन्हें इसके लिए दंडित नहीं किया जाएगा, तो वे अधिक ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करते हैं। इससे टीम के सदस्यों के बीच एक दूसरे पर भरोसा बढ़ता है और सभी मिलकर एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। नेताओं की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब एक लीडर खुद अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और दूसरों से सुझाव मांगता है, तो पूरी टीम को यह संदेश मिलता है कि खुलापन और ईमानदारी को महत्व दिया जाता है। अगर कोई लीडर ये दिखाता है कि वो परिपूर्ण नहीं है और उसे भी कभी कभी मदद की जरूरत होती है, तो बाकी लोग भी अधिक सहज होकर अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं। इससे न केवल टीम में बेहतर सहयोग, कोलैबोरेशन होता है, बल्कि जिम्मेदारी की भावना, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जब लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से नहीं डरते, तो टीम अधिक मजबूत और सफल होती है। जब टीम के सदस्य ये महसूस करते हैं कि वे बिना किसी डर के मदद मांग सकते हैं और अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, तो वे अधिक आत्मविश्वास से काम करते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसीलिए एक अच्छे संगठन को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां लोग खुलकर संवाद करें, एक दूसरे का समर्थन करें और लगातार सुधार की ओर बढ़े। लेसन 8, कमजोरी का चक्र, द वल्नरेबिलिटी लूप। किसी भी टीम या संगठन में भरोसा, ट्रस्ट तब मजबूत होता है जब लोग खुलकर अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और दूसरों से समर्थन पाते हैं। ये कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि ये बार बार दोहराए जाने वाला एक चक्र, लूप होता है, जहां एक व्यक्ति खुलता है, फिर दूसरा, और धीरे धीरे पूरी टीम एक सुरक्षित और पारदर्शी माहौल में काम करने लगती है। जब लोग महसूस करते हैं कि वे अपनी असफलताओं, चिंताओं या कमजोरियों को बिना किसी डर के साझा कर सकते हैं और बदले में उन्हें आलोचना के बजाय समर्थन मिलता है, तो वे अधिक आत्मविश्वास और ईमानदारी से काम करते हैं। डैनियल कॉयल इस अध्याय में बताते हैं कि टीमें जो कमजोरी के चक्र को अपनाती है, वे उन टीमों से कहीं अधिक सफल होती है जो सिर्फ पदानुक्रम, हायरार्की और अधिकार, अथॉरिटी पर निर्भर रहती है। कई बार पारंपरिक संगठन इस सोच के साथ चलते हैं कि एक मजबूत नेतृत्व का मतलब है कि लीडर कभी गलत नहीं हो सकते और टीम के सदस्यों को सिर्फ आदेश मानने चाहिए। लेकिन शोध ये साबित करता है कि जो टीमें खुलेपन और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी को अपनाती हैं, वे अधिक रचनात्मक, क्रिएटिव, नवाचार प्रधान, इनोवेटिव और मजबूत होती है। कमजोरी का चक्र इस तरह काम करता है। जब एक टीम का सदस्य अपनी किसी गलती, समस्या या चिंता को साझा करता है, तो ये दूसरे सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। धीरे धीरे पूरी टीम में सहयोग और आपसी समझ की भावना विकसित हो जाती है। ये केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि पूरे संगठन की संस्कृति को भी प्रभावित करता है। जब हर कोई खुलकर अपनी कमजोरियों के बारे में बात करता है और दूसरों का समर्थन करता है, तो एक गहरा आपसी भरोसा बनता है। टीम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए खुली चर्चाओं, ओपन डिस्कशंस को बढ़ावा देना जरूरी है। जब कर्मचारी अपने विचार, असफलताएं और चिंताएं साझा करने में सहज महसूस करते हैं, तो संगठन बेहतर निर्णय ले सकता है और समस्याओं को जल्दी हल कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई टीम मीटिंग में एक सदस्य अपनी गलती को स्वीकार करता है और बाकी टीम उसे समर्थन देती है, तो ये बाकी सदस्यों के लिए भी एक संकेत होता है कि वे भी बिना डर के अपनी परेशानियां साझा कर सकते हैं।
इससे एक ऐसा वातावरण बनता है जहां हर कोई सीखने और सुधारने के लिए प्रेरित होता है। इसके अलावा सहकर्मियों का समर्थन, सपोर्टिंग कोलीग्स, टीम को और अधिक जुड़ा हुआ बनाता है। जब लोग ये महसूस करते हैं कि वे अकेले नहीं हैं और उनकी टीम उनके साथ खड़ी है, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। वे न केवल खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इस तरह की संस्कृति, कल्चर लंबे समय तक टिकाऊ होती है और संगठन को अधिक सफल बनाती है। संक्षेप में, कमजोरी का चक्र एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जो किसी भी संगठन को अधिक प्रभावी, सहयोगी और मजबूत बनाती है। जब लोग अपनी कमजोरियों को साझा करने और समर्थन देने में सहज महसूस करते हैं, तो भरोसे की नींव मजबूत होती है। यही भरोसा एक टीम को महान बनाता है। लेसन 9, सुपर सहयोगी, द सुपर कोऑपरेटर्स डॉट। किसी भी सफल टीम की सबसे बड़ी ताकत प्रतियोगिता नहीं, बल्कि सहयोग, कोऑपरेशन होती है। जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और अपनी व्यक्तिगत सफलता से ज्यादा पूरी टीम की सफलता को प्राथमिकता देते हैं, तो संगठन ज्यादा मजबूत और प्रभावी बनता है। डैनियल कॉयल बताते हैं कि दुनिया की सबसे सफल टीमें वे हैं जो एक दूसरे की मदद करने को अपनी आदत बना लेती है। वे व्यक्तिगत उपलब्धियों से अधिक टीम के लक्ष्यों पर ध्यान देती हैं और एक दूसरे के साथ खुलकर सहयोग करती है। यही वजह है कि वे हमेशा बाकी टीमों से आगे रहती है। ऐसे संगठनों में टीम के सदस्य एक दूसरे पर गहरा विश्वास, डीप ट्रस्ट करते हैं। वे जानते हैं कि जब भी उन्हें किसी सहायता की जरूरत होगी, उनकी टीम उनके साथ खड़ी होगी। ये विश्वास रातों रात नहीं बनता, बल्कि धीरे धीरे छोटे छोटे सहयोग के कार्यों से विकसित होता है। जब कोई टीम का सदस्य किसी साथी की मदद करता है, चाहे वो कोई छोटी सी चीज हो या बड़ी, तो इससे सहयोग का चक्र शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये संगठन की संस्कृति का हिस्सा बन जाता है और हर कोई बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने लगता है। कॉयल ने कई एलीट संगठनों का अध्ययन किया जहां लोग व्यक्तिगत लाभ से अधिक टीम के विकास पर ध्यान देते हैं। इनमें से कुछ संगठन सेना, खेल जगत और बड़ी कंपनियों से जुड़े हुए थे। उन्होंने पाया कि इन टीमों की सबसे खास बात यह थी कि उनमें हर सदस्य हम की भावना, टीम स्पिरिट को सबसे ऊपर रखता था। वे अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों को नहीं, बल्कि पूरी टीम की सफलता को प्राथमिकता देते थे। जब कोई टीम सदस्य किसी परेशानी में होता था, तो बाकी लोग उसकी मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते थे, क्योंकि वे मानते थे कि अगर एक व्यक्ति सफल होता है, तो पूरी टीम सफल होगी। एक सफल टीम में लीडर की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छा लीडर हमेशा सहयोगी व्यवहार को प्रोत्साहित करता है और उन लोगों को पहचान देता है जो टीम के लिए कुछ अच्छा करते हैं। जब टीम में यह भावना विकसित होती है कि सहयोग करने वालों को सराहा जाता है और उनकी मदद को महत्व दिया जाता है, तो हर कोई स्वाभाविक रूप से टीम वर्क में योगदान देने लगता है। इससे पूरे संगठन में एक मजबूत और सहयोगी संस्कृति विकसित होती है, जो लंबे समय तक सफलता की गारंटी देती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सफलता तब मिलती है जब लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, न कि तब जब वे केवल खुद की जीत के बारे में सोचते हैं। एक अच्छी टीम वही होती है जहां हर कोई ये समझता है कि जब वे मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, तभी असली सफलता मिलेगी। यही सोच किसी भी संगठन को मजबूत, विश्वसनीय और सफल बनाती है। लेसन 10, छोटे समूह में सहयोग कैसे बढ़ाएं? हाउ टू क्रिएट कोऑपरेशन इन स्मॉल ग्रुप्स। सफल टीमों में सहयोग, कोऑपरेशन को स्वाभाविक रूप से बढ़ावा दिया जाता है। जब लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और खुलेपन के साथ बातचीत करते हैं, तो वे ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं। किसी भी छोटे समूह में सहयोग बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि लोग अपनी कमजोरियों को साझा करने में सहज महसूस करें। जब लोग ये समझते हैं कि वे अपनी परेशानियों या चुनौतियों के बारे में बात कर सकते हैं और बदले में आलोचना के बजाय समर्थन मिलेगा, तो टीम के सदस्यों के बीच
गहरा संबंध बनता है। यही संरचित पारदर्शिता, स्ट्रक्चर्ड वल्नरेबिलिटी है जो किसी भी सफल टीम की नींव होती है। डैनियल कॉयल बताते हैं कि जब कोई टीम आपसी विश्वास, ट्रस्ट बिल्डिंग को प्राथमिकता देती है तो उसमें सहयोग अपने आप बढ़ने लगता है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि टीम के सदस्य एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करें और व्यक्तिगत स्तर पर संबंध बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी की किसी चुनौती या संघर्ष के बारे में बताता है तो बाकी सदस्यों को यह महसूस होता है कि वे अकेले नहीं हैं। इससे टीम में एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल कनेक्शन बनता है जो आगे चलकर सहयोग को और मजबूत करता है। छोटे समूह में सहयोग को बढ़ाने के लिए लीडर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लीडर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टीम में नियमित बातचीत, रेगुलर चेक-इन्स होती रहे। जब लोग लगातार संवाद करते हैं तो वे ज्यादा सहज महसूस करते हैं और बिना झिझक अपनी बात रख सकते हैं। लीडर्स को समय समय पर एक-एक करके बातचीत, वन-ऑन-वन कॉन्वर्सेशंस भी करनी चाहिए, जिससे हर सदस्य को अपनी चिंताओं या विचारों को साझा करने का अवसर मिले। इससे न केवल उनके मन में आत्मविश्वास आता है, बल्कि वे टीम के प्रति ज्यादा निष्ठावान महसूस करते हैं। इसके अलावा खुली प्रतिक्रिया, ओपन फीडबैक सेशंस का होना भी बहुत जरूरी है। जब टीम के सदस्य अपने अनुभवों और विचारों को खुलकर साझा कर सकते हैं तो टीम का माहौल ज्यादा पारदर्शी और सहयोगपूर्ण बनता है। अगर कोई सदस्य किसी समस्या का सामना कर रहा हो तो बाकी लोग उसे मदद करने के लिए आगे आते हैं, जिससे पूरी टीम की कार्यक्षमता बढ़ती है। सहयोगी माहौल बनाने के लिए जरूरी है कि छोटे लेकिन लगातार किए जाने वाले सहयोग के कार्य किए जाएं। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे वो छोटी चीज ही क्यों न हो, तो इससे टीम के भीतर विश्वास की भावना मजबूत होती है। जब कोई गलती करता है और बाकी सदस्य उसे सही करने में मदद करते हैं तो ये टीम को और अधिक एकजुट करता है। छोटे छोटे पारदर्शिता और समर्थन के कार्य एक मजबूत और भरोसेमंद टीम संस्कृति का निर्माण करते हैं, जहां हर कोई बिना डर के अपना योगदान दे सकता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जब लोग पारदर्शिता और सहयोग को प्राथमिकता देते हैं तो वे न केवल टीम के लिए बेहतर काम करते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ एक गहरे और स्थायी संबंध भी बनाते हैं। एक अच्छी टीम वो होती है जहां हर सदस्य ये महसूस करता है कि वो अकेला नहीं है, बल्कि एक ऐसे समूह का हिस्सा है जो एक दूसरे की मदद करने और साथ मिलकर आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। लेसन 11, व्यक्तियों के साथ सहयोग कैसे बढ़ाएं? हाउ टू क्रिएट कोऑपरेशन विद इंडिविजुअल्स। हर व्यक्ति उस माहौल में सबसे अच्छा काम करता है जहां ईमानदारी, पारदर्शिता और समर्थन को महत्व दिया जाता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनके साथ खुलापन और न्याय किया जा रहा है तो वे अधिक आत्मविश्वास और उत्साह के साथ काम करते हैं। एक अच्छी टीम या संगठन बनाने के लिए जरूरी है कि हर सदस्य को सुना जाए, उसकी समस्याओं को समझा जाए और उसे जरूरी समर्थन दिया जाए। डैनियल कॉयल बताते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर सहयोग, वन-ऑन-वन कोऑपरेशन किसी भी संगठन की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छे कार्यस्थल में यह देखा जाता है कि हर व्यक्ति की जरूरतें अलग अलग होती हैं। कुछ लोग खुलकर अपनी बात कह सकते हैं, जबकि कुछ लोग अपने विचार या परेशानियों को साझा करने में हिचकिचाते हैं। इसलिए एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने टीम के सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ने की कोशिश करता है। जब कोई लीडर हर व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करता है, उसकी परेशानियों को समझता है और उसे जरूरी मदद प्रदान करता है, तो इससे व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और वो और बेहतर प्रदर्शन करता है। टीम में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नियमित रूप से व्यक्तिगत बातचीत, पर्सनलाइज्ड चेक-इन्स करना बहुत जरूरी होता है। ये छोटी छोटी बातचीत लोगों को ये विश्वास दिलाती है कि उनकी राय और भावनाओं को महत्व दिया जा रहा है। जब लीडर या मैनेजर टीम के सदस्यों से ये पूछते हैं कि वे काम को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, उन्हें क्या मुश्किलें आ रही हैं और उन्हें किस तरह की सहायता चाहिए, तो इससे लोगों को ये एहसास होता है कि वे संगठन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये भावना सहयोग को और मजबूत बनाती है।
इसके अलावा ईमानदार फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक भी सहयोग को बढ़ाने में मदद करता है। जब किसी व्यक्ति को बिना किसी डर के खुले तौर पर फीडबैक दिया जाता है, तो वो अपनी गलतियों से सीखने और बेहतर बनने की कोशिश करता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि फीडबैक देने का तरीका सकारात्मक हो। अगर किसी को केवल उसकी गलतियां बताई जाएंगी और उसे सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो वो निराश हो सकता है। इसलिए सही तरीका यह है कि व्यक्ति की मेहनत और अच्छे कामों को भी पहचाना जाए, और जहां सुधार की जरूरत हो, वहां सहयोगी तरीके से उसे समझाया जाए। जब किसी व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो उसे यह महसूस होना चाहिए कि उसकी टीम और लीडर उसका साथ देंगे। यदि कोई कर्मचारी किसी समस्या से जूझ रहा है, तो उसे यह भरोसा होना चाहिए कि वो बिना झिझक अपनी समस्या साझा कर सकता है और उसे समर्थन मिलेगा। जब लोग ये महसूस करते हैं कि उनके संघर्षों को समझा जा रहा है और उनकी मदद की जा रही है, तो वे संगठन के प्रति और अधिक वफादार हो जाते हैं और अपने काम में बेहतर योगदान देते हैं। डैनियल कॉयल इस अध्याय में ये बताते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर सहयोग एक सफल टीम बनाने की सबसे जरूरी शर्तों में से एक है। जब लीडर अपने टीम के सदस्यों की समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं, उनकी जरूरतों को समझते हैं और सही समय पर उनकी मदद करते हैं, तो पूरी टीम अधिक प्रभावी और प्रेरित होती है। जब हर व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसकी बात सुनी जा रही है और उसे महत्व दिया जा रहा है, तो वो खुद को टीम का एक अभिन्न हिस्सा मानता है और पूरी ईमानदारी से काम करता है। इस तरह एक मजबूत और सहयोगी कार्य संस्कृति विकसित होती है, जो किसी भी संगठन की सफलता का आधार बनती है। लेसन 12, कार्रवाई के लिए विचार, आइडियाज फॉर एक्शन। सहयोग और खुलेपन को बढ़ावा देने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि लोग मदद मांगने को सामान्य, नॉर्मलाइज आस्किंग फॉर हेल्प, माने। अक्सर कार्यस्थलों और टीमों में यह धारणा बनी रहती है कि मदद मांगना कमजोरी का संकेत है, लेकिन वास्तव में यह एक मजबूत टीम का लक्षण है, जहां लोग एक दूसरे की सहायता के लिए तैयार रहते हैं। जब लोग अपनी समस्याओं को खुलकर साझा करते हैं और सहयोग मांगने में संकोच नहीं करते, तो इससे पूरी टीम अधिक प्रभावी बनती है। एक स्वस्थ कार्य संस्कृति वही होती है जहां लोग मदद मांगने से डरते नहीं, बल्कि इसे सीखने और आगे बढ़ने का एक तरीका समझते हैं। इसके अलावा संचित अवसर, स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटीज बनाना भी बहुत जरूरी है, जहां लोग अपनी परेशानियों, संघर्षों और कमजोरियों को साझा कर सकें। जब टीम के सदस्यों को नियमित रूप से ऐसा मंच मिलता है जहां वे अपनी चुनौतियों पर खुलकर बात कर सकें, तो ये न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि टीम के अन्य सदस्यों को भी प्रोत्साहित करता है कि वे भी अपनी परेशानियों को साझा करें। इससे टीम के भीतर विश्वास बढ़ता है और हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहता है। नेताओं की भूमिका इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि लीडर खुद खुलेपन, ओपननेस को अपनाते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और अपनी कमजोरियों के बारे में बात करते हैं, तो इससे टीम के बाकी सदस्य भी ऐसा करने में सहज महसूस करते हैं। जब लीडर ये दिखाते हैं कि वे भी सीखने की प्रक्रिया में हैं और उन्हें भी दूसरों की मदद की जरूरत पड़ सकती है, तो इससे पूरी टीम में खुलेपन और सहयोग की भावना विकसित होती है। इससे एक सकारात्मक और स्वस्थ कार्य संस्कृति बनती है, जहां हर कोई अपनी गलतियों से सीखता है और एक दूसरे का समर्थन करता है। सहयोगी व्यवहार को प्रोत्साहित करने का एक और प्रभावी तरीका है कि छोटे छोटे सहयोग के कार्यों को पहचाना जाए और उनकी सराहना की जाए। जब लोग टीम के अन्य सदस्यों की मदद करते हैं, तो उनकी इस योगदान को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना और उन्हें धन्यवाद देना बहुत जरूरी होता है। इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है और पूरी टीम में सहयोग की भावना और अधिक मजबूत होती है। जब संगठन में यह संस्कृति विकसित होती है कि छोटे छोटे सहयोग को भी महत्व दिया जाता है, तो लोग स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि सहयोग और खुलेपन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां लोग मदद मांग सकें, अपनी परेशानियों को साझा कर सकें और सहयोग को
एक सामान्य और महत्वपूर्ण व्यवहार के रूप में देखा जाए। जब लीडर खुद इस संस्कृति को अपनाते हैं और छोटे छोटे सहयोग के कार्यों को पहचानते हैं, तो पूरी टीम अधिक मजबूत, जुड़ी हुई और सफल बनती है। लेसन 13, 311 शब्द, 311 वर्ड्स। किसी भी सफल संगठन की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी स्पष्टता, क्लैरिटी। जब किसी टीम या संगठन का उद्देश्य पूरी तरह से स्पष्ट और संक्षिप्त होता है, तो सभी सदस्य एक समान दिशा में काम करते हैं। डैनियल कॉयल बताते हैं कि सफल संगठनों में उनके मिशन और मूल्यों को बहुत सरल, याद रखने योग्य और प्रभावशाली शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। ये स्पष्टता टीम के सदस्यों को एक साथ जोड़ती है, उन्हें प्रेरित करती है और उन्हें ये समझने में मदद करती है कि वे किस दिशा में काम कर रहे हैं। अक्सर कई संगठन बहुत बड़े और जटिल मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं, जिन्हें समझना मुश्किल होता है, लेकिन सफल संगठन अपने मूल्यों को कम शब्दों में प्रभावी ढंग से व्यक्त करते हैं। इससे सभी कर्मचारियों को ये पता होता है कि संगठन क्या हासिल करना चाहता है और वे इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं। जब लोगों को ये स्पष्ट समझ होती है कि उनका काम संगठन के उद्देश्य से कैसे जुड़ा हुआ है, तो वे अधिक समर्पित और प्रेरित महसूस करते हैं। एक अच्छा उदाहरण उन संगठनों का है जो अपनी संस्कृति को सिर्फ दस्तावेजों में नहीं, बल्कि हर रोज की कहानियों, परंपराओं और छोटे छोटे कार्यों में जीवित रखते हैं। एक प्रभावशाली मिशन स्टेटमेंट केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसे बार बार दोहराया जाता है और संगठन की संस्कृति में शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी का मिशन अपने ग्राहकों को बेहतरीन सेवा देना है, तो ये केवल स्लोगन तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसे हर छोटे कार्य, ग्राहक बातचीत और निर्णय लेने की प्रक्रिया में झलकना चाहिए। संगठन के लीडरों की भूमिका इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब लीडर खुद संगठन के मिशन को बार बार दोहराते हैं और इसे वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं, तो ये बाकी टीम को भी प्रेरित करता है। एक प्रभावशाली लीडर केवल निर्देश देने वाला नहीं होता, बल्कि वो एक कथाकार, स्टोरी टेलर भी होता है, जो टीम को ये एहसास दिलाता है कि वे किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जब मिशन स्टेटमेंट केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसे रोज की गतिविधियों में शामिल किया जाता है, तो ये टीम के सदस्यों में एकजुटता और प्रतिबद्धता को बढ़ाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि सफल संगठनों का एक स्पष्ट, संक्षिप्त और यादगार मिशन स्टेटमेंट होता है। इससे सभी को ये पता रहता है कि वे क्यों काम कर रहे हैं और उनका योगदान किस दिशा में जा रहा है। जब ये स्पष्टता होती है, तो लोग अधिक प्रेरित रहते हैं और संगठन का विकास अधिक प्रभावी तरीके से होता है। इसलिए किसी भी संगठन को चाहिए कि वो अपने उद्देश्य को सरल शब्दों में व्यक्त करे, इसे अपनी संस्कृति में शामिल करे और इसे केवल एक दस्तावेज तक सीमित न रखे, बल्कि इसे रोज के काम का हिस्सा बनाए। यही तरीका एक मजबूत और सफल संगठन बनाने का आधार है। लेसन 14, हुड्डंगियों और सर्जनों की टीम, द हूलिगन्स एंड द सर्जन्स। हर टीम को सफल होने के लिए एक अलग तरह के नेतृत्व, लीडरशिप की जरूरत होती है। हर संगठन या समूह एक ही तरह के नियमों से नहीं चल सकता, क्योंकि उनकी जरूरतें, चुनौतियां और कार्य करने के तरीके अलग अलग होते हैं। डैनियल कॉयल इस अध्याय में दो बिल्कुल अलग तरह की टीमों, सर्जनों की टीम, सर्जिकल यूनिट्स, और फुटबॉल क्लब की टीम, सॉकर क्लब्स, की तुलना करते हैं और बताते हैं कि इन दोनों की सफलता का कारण अलग अलग नेतृत्व शैलियों में छिपा है। सर्जनों की टीमों में काम करने का तरीका बेहद कठोर, अनुशासित और योजनाबद्ध होता है। एक ऑपरेशन थिएटर में कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि एक छोटी सी चूक किसी मरीज की जान पर भारी पड़ सकती है। इसलिए सर्जिकल टीमों में स्पष्ट आदेश, सख्त नियम और कठोर अनुशासन का पालन किया जाता है। हर सदस्य को अपनी भूमिका का सही ढंग से पालन करना होता है और नेतृत्व की पूरी कमान मुख्य सर्जन के हाथ में होती है। यहां अनुमान और प्रयोग की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि हर निर्णय सटीक और तेज होना चाहिए। इसके विपरीत फुटबॉल क्लब जैसी टीमें बहुत लचीली, फ्लेक्सिबल और अनुकूलनीय
एडेप्टिव होती है। खेल के मैदान में परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं और खिलाड़ियों को हर क्षण खुद को ढालना पड़ता है। एक फुटबॉल टीम का नेतृत्व कठोर आदेशों पर आधारित नहीं होता, बल्कि ये खिलाड़ियों के बीच आपसी समझ, स्वतंत्रता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। एक कोच खेल से पहले रणनीति तैयार करता है, लेकिन मैदान में खिलाड़ियों को खुद ही निर्णय लेने पड़ते हैं। इस तरह की टीमों में रचनात्मकता, त्वरित सोच और सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता ज्यादा मायने रखती है। इन दोनों उदाहरणों से हमें ये सीख मिलती है कि हर टीम को उसकी आवश्यकताओं और लक्ष्यों के अनुसार नेतृत्व दिया जाना चाहिए। कोई भी संगठन तभी सफल हो सकता है जब वो अपनी कार्यशैली को अपने उद्देश्यों के अनुरूप ढाले। यदि कोई संगठन बहुत सख्त नियमों को अपनाए, लेकिन उसके कार्य करने की प्रकृति लचीलापन मांगती हो, तो वो सफल नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर किसी ऐसे संगठन में अनुशासन की कमी हो, जहां कठोर नियंत्रण की जरूरत हो, तो वहां भी अव्यवस्था फैल सकती है। संगठन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपनी संस्कृति को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कैसे परिभाषित करता है। कुछ संगठनों को एक स्पष्ट, आदेश आधारित और सख्त नेतृत्व की जरूरत होती है, जबकि कुछ संगठनों को एक खुले, रचनात्मक और अनुकूलनीय वातावरण में बेहतर परिणाम मिलते हैं। जो संगठन अपने लक्ष्यों, चुनौतियों और कार्यशैली को ध्यान में रखकर अपने नेतृत्व को ढालते हैं, वही लंबे समय तक सफल रहते हैं। यही कारण है कि किसी भी टीम या संगठन को पहले ये समझना चाहिए कि उन्हें किस तरह की कार्य संस्कृति की जरूरत है और फिर उसी के अनुसार अपनी नेतृत्व शैली विकसित करनी चाहिए। लेसन 15, प्रवीणता के लिए नेतृत्व कैसे करें। हाउ टू लीड फॉर प्रोफिशिएंसी। जब किसी कार्य को बार बार दोहराने और उच्च कौशल की आवश्यकता होती है, तो एक अच्छा नेतृत्व वही होता है जो स्पष्टता, क्लैरिटी, निरंतरता, कंसिस्टेंसी और सुदृढ़ीकरण, रीइंफोर्समेंट पर ध्यान देता है। ऐसे कार्य जिनमें सटीकता, प्रिसिशन और लगातार उत्कृष्टता, एक्सेलेंस की जरूरत होती है, वहां नेतृत्व की भूमिका केवल निर्देश देने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये सुनिश्चित करने की भी होती है कि हर प्रक्रिया को सही तरीके से और निरंतर सुधार के साथ लागू किया जाए। संगठन जो प्रवीणता, प्रोफिशिएंसी में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, वे प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, संरचित मार्गदर्शन, स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप और स्पष्ट फीडबैक, क्लियर फीडबैक लूप्स को प्राथमिकता देते हैं। अगर किसी टीम या संगठन को लगातार उच्च स्तर का प्रदर्शन बनाए रखना है, तो उसके सदस्यों को नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण केवल नए सदस्यों के लिए नहीं होता, बल्कि ये एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें लोग अपने कौशल को बेहतर बना सकें और कार्य को अधिक कुशलता से करने के तरीके सीख सकें। जब कोई संगठन अपने कर्मचारियों को लगातार सीखने और सुधारने के अवसर देता है, तो वो संगठन अधिक स्थिर और प्रभावी बनता है। इसके अलावा संरचित मार्गदर्शन, मेंटरशिप का होना भी बेहद जरूरी है। जब अनुभवी कर्मचारी नए या कम अनुभवी साथियों को मार्गदर्शन देते हैं, तो इससे पूरी टीम में एक मजबूत सीखने की संस्कृति बनती है। मार्गदर्शन केवल निर्देश देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये सुनिश्चित करने की प्रक्रिया होती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को बेहतर तरीके से समझे और उसे दक्षता के साथ कर सके। जिन संगठनों में संरचित मार्गदर्शन की परंपरा होती है, वहां कार्यकुशलता तेजी से बढ़ती है और लोग अधिक आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं। प्रवीणता बनाए रखने के लिए स्पष्ट फीडबैक, क्लियर फीडबैक लूप्स भी आवश्यक होता है। जब कर्मचारी को यह पता होता है कि वो अपने कार्य में कहां अच्छा कर रहा है और कहां सुधार की आवश्यकता है, तो वो अपनी क्षमताओं को और अधिक निखार सकता है। अच्छे लीडर ये सुनिश्चित करते हैं कि फीडबैक स्पष्ट, उपयोगी और निरंतर हो। अगर कोई कर्मचारी कोई गलती करता है, तो उसे सजा देने के बजाय ये समझाने की जरूरत होती है कि वह इसे बेहतर कैसे कर सकता है। इससे व्यक्ति न केवल अपनी गलतियों से सीखता है, बल्कि आगे और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित भी होता है। सर्वश्रेष्ठ संगठन वे होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि सर्वोत्तम प्रथाओं,
बेस्ट प्रैक्टिसेस का पालन लगातार किया जाए और समय के साथ उनमें सुधार किया जाए। किसी भी कार्य में दक्षता तभी आती है जब लोग लगातार अभ्यास करें, अपनी गलतियों से सीखें और नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार रहें। एक अच्छा नेतृत्व ये समझता है कि सफलता एक प्रक्रिया है, न कि एक गंतव्य, और इसे बनाए रखने के लिए निरंतर सुधार और सीखने की आवश्यकता होती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि जहां भी उच्च कौशल और दोहराव वाले कार्य होते हैं, वहां नेतृत्व की भूमिका स्पष्टता, निरंतरता और सुधार को सुनिश्चित करने में होती है। एक संगठन तभी लंबे समय तक सफल रह सकता है जब वो अपनी प्रक्रियाओं को लगातार सुधारता रहे और अपनी टीम को प्रशिक्षित करने व सशक्त बनाने में निवेश करता रहे। लेसन 16, रचनात्मकता के लिए नेतृत्व कैसे करें। हाउ टू लीड फॉर क्रिएटिविटी। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी उन जगहों पर फलती फूलती है जहां अनिश्चितता को अपनाया जाता है, प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन को बढ़ावा दिया जाता है और रचनात्मक फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को प्रोत्साहित किया जाता है। जब लोग नई चीजों को आजमाने से डरते नहीं हैं, जब वे असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, तभी असली नवाचार, इनोवेशन होता है। एक अच्छा नेतृत्व वो होता है जो इस तरह का माहौल तैयार करता है जहां लोग बिना डर के अपने विचार साझा कर सकें और नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित हों। डैनियल कॉयल इस अध्याय में बताते हैं कि पिक्सार जैसी कंपनियां अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए खुली चर्चाओं और निरंतर सुधार, आइटरेटिव रिफाइनमेंट की प्रक्रिया अपनाती है। पिक्सार में हर किसी को अपने विचार साझा करने का अवसर दिया जाता है, चाहे वो किसी भी पद पर हो। वहां के नेतृत्वकर्ता ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करने में संकोच न करे, क्योंकि असली नवाचार तब होता है जब हर स्तर का व्यक्ति अपनी रचनात्मकता को बाहर ला सके। रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित वातावरण, सेफ स्पेस बनाना बहुत जरूरी है। जब लोग ये महसूस करते हैं कि वे बिना किसी डर के जोखिम उठा सकते हैं और उनके विचारों को सराहा जाएगा, तो वे और अधिक नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति ये सोचकर अपने विचारों को दबा देता है कि कहीं उसे आलोचना या अस्वीकृति न झेलनी पड़े, तो संगठन की रचनात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए एक अच्छा लीडर ऐसा वातावरण बनाता है जहां असफलताओं को भी सीखने के अवसर के रूप में देखा जाए और नए विचारों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि आइडिया शेयरिंग को प्रोत्साहित किया जाए। जब लोग एक साथ मिलकर विचारों पर चर्चा करते हैं, तो नए समाधान निकल कर आते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर नया विचार सफल हो, लेकिन जब एक व्यक्ति का विचार दूसरे व्यक्ति के विचार से जुड़ता है, तो एक नई और बेहतर संभावना पैदा होती है। एक अच्छा नेतृत्व हमेशा अपने टीम के सदस्यों को प्रेरित करता है कि वे नए सुझाव दें और मौजूदा चीजों को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। इसके अलावा रचनात्मक समस्या समाधान, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को मनाया जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति या टीम किसी समस्या का अनोखे तरीके से हल निकालती है, तो उसकी सराहना होनी चाहिए। इससे बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलती है और वे भी अपने काम में रचनात्मकता अपनाने की कोशिश करते हैं। जब संगठन में यह संस्कृति बनती है कि हर नया विचार महत्वपूर्ण है और हर प्रयोग कुछ नया सिखाता है, तो पूरी टीम अधिक नवाचारी बन जाती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि रचनात्मकता को नेतृत्व के सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। एक सफल लीडर वही होता है जो अनिश्चितता को अपनाने, नए विचारों को प्रोत्साहित करने और प्रयोगों से सीखने की संस्कृति विकसित करता है। जब एक संगठन रचनात्मकता को खुलकर अपनाता है, तो वो केवल नई चीजें ही नहीं बनाता, बल्कि अपनी पूरी कार्य संस्कृति को अधिक अभिनव और प्रेरणादायक बना देता है। लेसन 17, कार्रवाई के लिए विचार, आइडियाज फॉर एक्शन। किसी भी संगठन या टीम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें काम करने वाले लोग अपने उद्देश्य, पर्पस को कितना समझते और अपनाते हैं। जब किसी टीम को यह स्पष्ट होता है
कि वे किस लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं और उनका योगदान कैसे उस लक्ष्य को पूरा करता है, तो वे अधिक प्रेरित और समर्पित रहते हैं। नेतृत्व की भूमिका केवल निर्देश देने तक सीमित नहीं होती, बल्कि एक लीडर को यह सुनिश्चित करना होता है कि टीम का हर सदस्य संगठन के मिशन और उद्देश्य को पूरी तरह से समझे और उससे जुड़ा हुआ महसूस करे। एक सफल नेतृत्व के लिए सबसे जरूरी चीज है कि मिशन को बार बार दोहराया जाए। रीइंफोर्स द मिशन रेगुलरली। ये सिर्फ एक दस्तावेज या दीवार पर लिखी कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे रोजमर्रा के कार्यों और चर्चाओं में शामिल किया जाना चाहिए। जब लीडर लगातार संगठन के उद्देश्य को स्पष्ट करता है और टीम को याद दिलाता है कि वे किस दिशा में जा रहे हैं, तो इससे हर सदस्य का फोकस बना रहता है। अगर कोई संगठन ये भूल जाए कि वो किस मकसद के लिए काम कर रहा है, तो उसकी टीम बिखर सकती है और उनकी मेहनत का सही दिशा में उपयोग नहीं होगा। इसलिए एक अच्छे लीडर को मिशन को हमेशा केंद्र में रखना चाहिए और इसे अपनी टीम के सामने बार बार स्पष्ट करना चाहिए। टीम को प्रेरित करने के लिए कहानियों का उपयोग, स्टोरी टेलिंग करना एक प्रभावशाली तरीका होता है। लोग केवल तथ्यों और आंकड़ों से प्रेरित नहीं होते, बल्कि कहानियों के जरिए वे चीजों को बेहतर समझते हैं और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। जब कोई लीडर प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से ये दिखाता है कि संगठन का मिशन क्यों महत्वपूर्ण है और उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, तो इससे टीम के सदस्यों को भी अपने काम के महत्व का एहसास होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी स्वास्थ्य सेवाओं में काम कर रही है, तो मरीजों की सफलता की कहानियां साझा करने से कर्मचारियों को यह महसूस होता है कि उनका काम कितनी जिंदगियों को प्रभावित कर रहा है। इस तरह की कहानियां न केवल टीम की ऊर्जा को बनाए रखती है, बल्कि उन्हें अपने काम के प्रति और अधिक समर्पित भी बनाती है। हर टीम की जरूरतें अलग होती हैं, इसलिए नेताओं को अपनी नेतृत्व शैली को टीम की आवश्यकताओं के अनुसार ढालना, अडैप्ट लीडरशिप स्टाइल्स टू मैच टीम नीड्स चाहिए। कुछ टीमें अधिक स्वतंत्रता चाहती हैं, जबकि कुछ को अधिक संरचना और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। एक अच्छा लीडर यह समझता है कि उसकी टीम किस प्रकार की दिशानिर्देश की आवश्यकता रखती है और उसी के अनुसार अपने नेतृत्व में बदलाव करता है। जब नेतृत्व शैली टीम की जरूरतों के अनुरूप होती है, तो टीम का प्रदर्शन अधिक प्रभावी हो जाता है। संगठन को मजबूत करने के लिए संरचना और लचीलापन, बैलेंस स्ट्रक्चर विद फ्लेक्सिबिलिटी का सही मिश्रण जरूरी होता है। यदि कोई टीम केवल कठोर नियमों और सख्त प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है, तो उसमें रचनात्मकता और नवाचार, इनोवेशन की संभावना कम हो जाती है। वहीं अगर पूरी तरह से खुला माहौल हो और कोई स्पष्ट दिशानिर्देश न हो, तो चीजें अराजक हो सकती है। इसलिए एक अच्छा लीडर यह सुनिश्चित करता है कि टीम को एक स्पष्ट दिशा मिले, लेकिन साथ ही वो नए विचारों और अनुकूलन, अडैप्टेबिलिटी के लिए भी स्थान बनाए रखे। जब टीम के सदस्यों को यह महसूस होता है कि वे न केवल मिशन को पूरा करने के लिए संरचना का पालन कर रहे हैं, बल्कि उनके विचारों और नवाचारों को भी महत्व दिया जा रहा है, तो वे अधिक उत्साह और रचनात्मकता के साथ काम करते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि किसी भी संगठन या टीम को उद्देश्य की स्पष्टता होनी चाहिए और इसे बार बार मजबूत करने की जरूरत होती है। जब लीडर सही कहानियों के माध्यम से प्रेरणा देते हैं, नेतृत्व शैली को टीम की जरूरतों के अनुसार ढालते हैं और एक संतुलित कार्य संस्कृति तैयार करते हैं, तो पूरी टीम अधिक प्रभावी, संगठित और नवाचारी बनती है। यही तरीका किसी भी टीम या संगठन को दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, द कल्चर कोड हमें यह सिखाता है कि एक महान टीम या संगठन बनाना कोई जादू की छड़ी घुमाने जैसा नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण व्यवहारों से तैयार होता है। जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, खुलकर अपनी कमजोरियों को साझा कर सकते हैं और एक साझा उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो वे न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बल्कि एक मजबूत और प्रेरणादायक संस्कृति भी बनाते हैं। इस किताब से हमें यह समझ आता है कि नेता सिर्फ निर्देश देने वाले नहीं होते, बल्कि वे पूरी टीम के माहौल को गहराई से प्रभावित करते हैं। जब वे भरोसे, सहयोग
और टीम के मिशन को लगातार मजबूत करते हैं, तो पूरी टीम एकजुट होकर बड़ी सफलताएं हासिल करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही और किताबों की संक्षिप्त और गहरी सीख लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी टीम या संगठन में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण मूल्य आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।